हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा सादर प्रणाम। मैं आपका मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी भयानक स्टोरी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। और जिस जगह का मैं नाम आपके सामने लेने वाला हूं, आप भी उसका नाम सुनकर जान जाएंगे कि आखिर वो जगह हमेशा से ही रहस्यमय रही है। और वो जगह है हमारे देश का हिमालय। तो आज मैं आपको हिमालय के पास में ही जुड़े हुए प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बहुत ही भयानक घटना शेयर करने वाला हूं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि धरती पर कुछ चुनिंदा जगह ऐसी है जहां के रहस्य अब तक किसी को भी समझ में नहीं आए हैं। वैज्ञानिक भी अभी उन चीजों के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि वहां पर क्या हो सकता है। जैसे हिमालय के अंदर तो कहा जाता है कि एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और वहां पर एक अलग ही टाइम चलता है। एक तरह से टाइम का ठहराव हो जाता है। और कुछ साधु महात्माओं ने तो उन चीजों को अनुभव भी किया है। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं, वो वहां पर रहने वाले एक शख्स की आपबीती है, जिसने वहां पर एक जमीन खरीदी और वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ रहा। और वहां पर उसने जो देखा, उसे देखने के बाद वो इंसान आज तक अपने दिमाग में से वह रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य नहीं निकाल पाया है। उसे आज तक समझ में नहीं आया कि वो चीज थी तो थी क्या। क्योंकि अक्सर हमने भूत प्रेत, चुड़ैल आत्माओं, जिन्न, जिन्नात आदि चीजों की स्टोरी को तो सुना है और इनको अक्सर लोग महसूस भी कर लेते हैं। लेकिन जो चीज उस शख्स ने वहां पर अनुभव की थी, उसे खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो सकता है। कहीं कहीं तो उसे लग रहा था कि ये कोई परग्रह जीव हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि हिमालय के अंदर भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर होना बाकी है और उन्हीं में कोई छुपी हुई चीज हो। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस चीज के पास अपनी कुछ अननेचुरल पावर्स भी थीं जो आम इंसानों के पास नहीं हो सकती। या फिर हम कह सकते हैं कि वो कोई ऐसी भयानक प्रेतात्मा हो जिसने सिद्धियों के द्वारा कुछ अनोखी ताकतें प्राप्त कर ली हो। अगर आप उस चीज को समझ पाए तो मुझे भी जरूर बताना। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि उस शख्स की क्या आपबीती थी। तो हिमाचल प्रदेश के जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस चीज की वजह से ही उस गांव को शापित गांव कहा जाता है। तो अब ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको लगभग आज से 50 से 60 साल पहले की उस रहस्यमय घटना के बारे में जानना पड़ेगा। तो उस घटना को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले सभी साथी एक बार कमेंट में अपना नाम पता जरूर बता दें, ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। और जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 50 से 60 साल पहले हिमाचल में एक गांव में विनेश और उसकी फैमिली ने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। उस प्रॉपर्टी में एक बड़ा सा घर भी बना हुआ था। इस प्रॉपर्टी के बाहर ही एक हिस्से पर एक छोटा सा जंगल भी बना हुआ था। और इस परिवार को ये प्रॉपर्टी काफी कम दाम में मिल गई थी। इसलिए इस परिवार ने अपने गांव की जमीन बेची और अपनी बची खुची सेविंग मिलाकर ये जगह खरीदी। इस प्रॉपर्टी के पास ही एक छोटा सा गांव भी था, जहां पर जरूरत की सारी चीजें इस परिवार को मिल सकती थी। और ये प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी और आगे चलकर पैसा जमा करके ये लोग यहाँ काफी कुछ बनवा सकते थे। इन लोगों ने सोच लिया था कि महीने में एक बार यह सारा परिवार जाकर सारा जरूरी राशन वगैरह लाकर घर में रख लेंगे। और रही बात सब्जियों और फलों की, तो आते वक्त यह लोग लेकर आते रहेंगे, क्योंकि गांव तो पास में ही है। कुछ ही दिनों में ये परिवार अपना सारा सामान लेकर इस जगह पर शिफ्ट हो गया। उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार शिफ्टिंग में उनकी हेल्प करवाने के लिए यहाँ आए हुए थे। वो सारे लोग मिलकर गाड़ी में से सामान निकालकर घर के अंदर पहुंचा रहे थे। इसी दौरान घर के मुखिया विनेश ने ये बात नोटिस की कि घर के सभी खिड़की दरवाजों की बनावट कुछ अजीब सी थी। मतलब सभी खिड़कियों और दरवाजों में मोटे मोटे नट बोल्ट और जंजीरें वगैरह लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कोई भी अपने घर को चोरों से बचाने के लिए भी ऐसा कुछ तो करेगा नहीं। खैर, चूंकि अभी काफी काम बचा था, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से सामान सेट करने लगा।
घर के सारे लोग सामान सेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनमें से एक के घबराकर चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर वो सारे लोग बाहर आंगन में आए और उस ओर देखा जहां वो इशारा कर रहा था। जब उन सब ने उस ओर देखा तो पाया कि जंगल की ओर से एक बड़ा सा काला भालू उसी घर की तरफ आ रहा था। ये सब देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं दूसरी तरफ घर में रहने वाले दंपत्ति विनेश और उसकी पत्नी तारा इसके लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि वहां पर जंगल भी है, इसलिए जंगली जानवर भी हो सकते हैं। इसलिए वो अपनी शिकार वाली राइफल लेकर ही वहां आए थे। उन्होंने जल्दी से अपनी राइफल निकाली और उस भालू के ऊपर निशाना लगा दिया। विनेश ने यहां पर लगातार 4-5 बार निशाना लगाया, लेकिन वो सारी गोलियां उस भालू के शरीर से टकराकर नीचे गिर रही थी। ये सब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि विनेश उसके ऊपर गोलियां नहीं बल्कि कंकड़ पत्थर मार रहा हो। खैर, वो भालू अब तक उनके घर के एकदम पास आ चुका था और अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, वो भालू उस घर की लगभग 6 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को फांदकर अंदर आया। इस दौरान उस बाउंड्री वॉल के ऊपर 4-5 फीट ऊंची नुकीली तारें भी लगी हुई थीं, लेकिन वो भालू उन तारों को भी फांदकर अंदर आ गया था। इस दौरान वो उन तारों में थोड़ा फंस गया था, जिसके कारण वो तारें अपनी अपनी जगह से उखड़कर नीचे गिर पड़ी थी, लेकिन उस भालू के शरीर पर इससे एक खरोच तक नहीं आई थी। इस दौरान सबने नोटिस किया कि उस भालू के शरीर में से एक बहुत ही ज्यादा तेज गंध आ रही थी। वो गंध इतनी ज्यादा तेज थी कि सबने अपना मुंह ढक लिया था। वो भालू अंदर आकर विनेश के सारे पालतू जानवरों को देखने लगा और फिर कुछ देर बाद उसने एक बछड़े को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर विनेश ने दोबारा से किसी तरह से हिम्मत करके उस भालू के ऊपर गोलियां चला दी। गोलियां चलते ही वो भालू अपनी जगह पर रुक गया। उसने सभी लोगों को एक नजर देखा और फिर तेजी से वो बाउंड्री वॉल फांदकर वापस चला गया। उसके जाते ही सब लोगों ने राहत की सांस ली और फिर दोबारा अपने कामों में लग गए। काम करने के दौरान विनेश का दोस्त बोला, यहां थोड़ा ध्यान से रहना, वो भालू भी यहीं उस पास वाले जंगल में रहता है। विनेश बोला, उसकी फिक्र मत करो, मैं पूरी तैयारी में आया हूं। उसका एक दूसरा साथी बोला, लेकिन पता नहीं क्यों वो भालू नहीं लग रहा था। मतलब उसका साइज नॉर्मल भालू से ज्यादा बड़ा नहीं था और उसके ऊपर तो गोलियों ने बिल्कुल असर ही नहीं किया। विनेश बोला, फिक्र मत करो, उससे निपटने के लिए अगली बार मैं पूरी तैयारी करके रखूंगा। उसके बाद उनमें से कोई ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां रहना तो विनेश के परिवार को था। उसके बाद कुछ घंटों तक सारा काम पूरा होने के बाद विनेश और तारा के सारे दोस्त और रिश्तेदार तो जा चुके थे और अब वहां पर विनेश और उसका परिवार ही रह गया था। उसी रात जब विनेश सो रहा था तब उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उस घर के पास से कोई सफेद भयानक रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर विनेश काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उस सफेद रोशनी में से कुछ तंतु निकले जिन्होंने विनेश को जकड़ लिया। विनेश उन तंतुओं से छूटने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। इन्हीं सब के दौरान उस रोशनी में से एक भयानक आवाज आई, विनेश, मेरी बात सुनो। वो आवाज सुनकर विनेश मंत्रमुग्ध सा उस रोशनी की ओर देखने लगा। तभी उस रोशनी में से दोबारा आवाज आई, विनेश, ये जगह शापित है। तुम और तुम्हारे परिवार वालों का इन सब में कोई हाथ नहीं है, इसीलिए तुम यहां से जल्द चले जाओ। हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो मजबूरन हमें तुम सभी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इससे पहले कि विनेश कुछ बोलता उसकी नींद खुली। उसने आसपास देखा, सब सामान्य था। उसे लगा कि ये सपना ऐसे ही आया होगा, इसलिए वो इसे नजरअंदाज करके दोबारा सो गया। लेकिन यहां विनेश ये प्रॉपर्टी लेने के बाद पछताने वाले थे। खैर, ये पूरा परिवार यहां पर बहुत ही आराम से रह रहा था, लेकिन इस परिवार के साथ यहां पर अजीब सी चीजें होने लगी थीं। ये सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा भूलने लगे थे। यहां आने के कुछ दिनों बाद ही विनेश ने सोचा कि घर के आसपास एक कांटेदार फेंसिंग लगवा दी जाए ताकि चोर लुटेरे वहां ना आ पाए। इसके लिए विनेश सामान लेकर आया था।
उसने अपने घर के आसपास फेंस गाड़ने के लिए कुछ गड्ढे किए ही थे कि तभी वो थोड़ा ब्रेक लेने अंदर आ गया। अंदर आकर उसने चाय वगैरह पी और फिर वापस जब उस एरिया में आया जहां उसने फेंस गाड़ने के लिए वो सामान छोड़ा था, तो पाया कि वहां पर वो फेंसिंग का तार था ही नहीं। विनेश ने हर जगह वो ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर उसने घर के अंदर भी वो तार ढूंढा, ये सोचकर कि शायद वो चाय पीने के समय उसे अंदर ही ले आया हो, लेकिन उसे वो तार अंदर भी नहीं मिला। अब तक शाम भी होने को आई थी, इसलिए उसने फेंसिंग का बचा खुचा सारा सामान, फावड़ा वगैरह उठाकर स्टोर रूम में ले जाकर रखा। स्टोर रूम के अंदर ही था। उस तार के बंडल को वहां देखकर विनेश सोच में पड़ गया कि आखिर उसने ये यहां कब रखा। उसने इस बारे में तारा से बात की। उसे लगा कि हो सकता है कि दोपहर को तारा ने वो तार यहां रखा हो, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। विनेश को लगा कि शायद उसे वहम हुआ होगा, इसलिए उसने भी इसे इग्नोर किया। लेकिन इसके आगे जो उसके साथ होने वाला था, उसके बाद उसे मानना पड़ा कि यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद तारा सामान लेने पास ही के गांव गई और घर आकर बैठी। फिर नहाकर जब वो वापस आई तो वो सोचने लगी कि चलो चलकर सारा सामान जो वो लाई है उसे सेट करके रखा जाए। ये सोचकर वो सामान देखने गई, लेकिन उसका लाया सामान उसे वहां नहीं मिला। तारा सोचने लगी कि आखिर वो सामान कहाँ जा सकता है। फिर तभी उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामान गांव में ही किसी दुकान पर भूल आई हो। वैसे भी वो आजकल ज्यादा ही भूलने लगी है, तो ऐसा हो भी सकता है। तारा दोबारा गांव में गई तो पाया कि उसका सामान वहीं की ही एक दुकान पर पड़ा था। उसे देखते ही दुकान में मौजूद शख्स बोला, क्या बहन, आप बोलकर गई थी कि इसे अभी रखो, मैं आई, लेकिन आपको इतना समय कैसे लग गया? इस पर तारा ने माफी मांगी और फिर अपना सामान उठाकर घर की ओर आ गई। अब यहाँ पर इस परिवार के साथ ये सब चीजें बिल्कुल ही आम हो गई थी। ये सारे लोग अपना सामान रखते कहीं और थे और पाते कहीं और थे। यहाँ तक कि कई बार उन लोगों को कोई भयानक लंबा काला साया भी दिखाई देता, जो पलक झपकते ही वहां से गायब भी हो जाता। इसी दौरान एक दिन विनेश अपनी उस प्रॉपर्टी पर रात को 8-9 बजे के वक्त चक्कर लगा रहा था। उस समय काफी अंधेरा हो चुका, लेकिन विनेश के पास एक लालटेन थी, जिसकी मदद से वो वहां चक्कर लगा रहा था। खैर, कुछ समय बाद विनेश ने पाया कि दूर से 2 सफेद सी रोशनी उस तरफ ही आ रही थी। ये देखकर विनेश को लगा कि ये कोई ट्रक होगा जो शायद भटकने से उसकी प्रॉपर्टी में घुस गया होगा, थोड़ी देर में वापस चला जाएगा। ये सोचकर विनेश ने अपना ध्यान वहां से हटाया और फिर दोबारा से आसपास देखने लगा। कुछ देर बाद दोबारा से उसकी नजर उस ओर गई तो उसने पाया कि वो सफेद रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। विनेश को लगा शायद वो ट्रक वाला रास्ता पूछने यहाँ आ सकता है, इसलिए वो अब उसका यहाँ आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद विनेश ने नोटिस किया कि वो सफेद सी रोशनी छोटी हो रही थी, जिसका मतलब था कि वो अब वापस जा रहा था। ये देखकर विनेश भी वापस घर की ओर बढ़ गया। उसी रात विनेश जब अपने परिवार के साथ सो रहा था, तब उसे बाहर से अजीब सी आवाजें आईं। वो आवाज सुनकर विनेश उठकर खिड़की के पास आया। वहां आकर उसने एक भयानक काले से साए को उसके घर की बाउंड्री वॉल फांदते देखा। वो साया काफी अजीब सा लग रहा था, मतलब वो किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसीलिए विनेश बाहर तो नहीं गया, लेकिन घर के अंदर वो सो भी नहीं पा रहा था। खैर, अगले दिन सुबह सुबह विनेश उठकर बाहर की ओर गया और वहां जाकर वो देखने लगा कि आखिर वो सफेद सा साया यहां आकर कोई गड़बड़ तो नहीं करके गया था। खैर, उसने सारी जगह देखा, लेकिन वहां पर सब सामान्य ही था। उसके बाद विनेश अपने जानवरों के बाड़े में गया, ये देखने के लिए कि वहां सब सही तो है ना। वहां आकर जब उसने अपने जानवरों की गिनती की तो वहां पर एक को कम पाया। उसने ध्यान से जब देखा तो पाया कि वहां पर वो बछड़ा नहीं था, जो कि उस दिन वो भालू ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर विनेश ने उस बछड़े को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो बछड़ा उसे नहीं मिला। उसने इस बारे में अपनी पत्नी तारा से बात की। तब वो बोली, हो सकता है कि वो यहीं कहीं टहल रहा हो, डरने की बात नहीं है, कुछ समय में वो वापस आ जाएगा। इस पर विनेश कुछ ना बोल सका, लेकिन अब वो हर रोज अपने सारे जानवरों की गिनती करने लगा। इसी के साथ ही उसने सोच लिया था
कि जिसने भी उसके बछड़े को चुराया है वो दोबारा से उसका कोई जानवर चुराने आ सकता है। इसलिए उसने कुत्ते पालने की सोची, लेकिन जब तक वो कुत्ते नहीं ले आता तब तक वो हर रोज खुद ही आसपास देखने लगा। इन्हीं सब के दौरान विनेश कुछ दिनों बाद जब आसपास टहल रहा था तब उसे मांस के कुछ गले सड़े टुकड़े और कुछ हड्डियां दिखाई दी। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन जब उसने उसके पास जाकर देखा तो पाया कि वहां उन मांस के टुकड़ों के साथ एक टैग भी दिखाई दिया, और ये वही टैग था जो कि उसके बछड़े के कान में लगा हुआ था। विनेश को ये बात समझने में देर न लगी, ये मांस और हड्डियां उसी के बछड़े की है। ये देखकर विनेश घबराते हुए अपने घर की तरफ आ गया। इस दौरान उसे एक रात दोबारा से वो सफेद सी रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर विनेश का माथा ठनका। उसने सोचा कि ये कौन ट्रक वाला है जो दोबारा यहाँ उसकी प्रॉपर्टी पर आ रहा है। अब ये कोई सरकारी जगह तो है नहीं कि ऐसे ही कोई भी चला आए। इसलिए इस बारे में बात करने के लिए अब विनेश ही उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो रोशनी दूर जाती हुई दिखाई दी। ये देखकर विनेश तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही पलों में वो रोशनी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर विनेश भी वापस आ गया। अगले दिन विनेश 4 कुत्ते खरीद लाया और उन्हें अपने घर पर खुला छोड़ दिया, ताकि अगर कोई उस प्रॉपर्टी में घुसकर उनका कोई जानवर दोबारा से चुराने की कोशिश करे तो फिर वह कुत्ते उसे पकड़ ले। इसी दौरान रात को खाना खाने के बाद विनेश दोबारा से टहलने निकला। इस दौरान उसके 4 कुत्ते भी उसके साथ थे। विनेश उन्हें लेकर उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां पर वो अजीब सी सफेद रोशनी आती, जिसे विनेश कोई ट्रक समझ रहा था। विनेश ने वहां पर कुछ देर इंतजार किया, क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो वो ट्रक आज दोबारा आने वाला है, क्योंकि वो जब भी इस ओर आया था उसे वो सफेद रोशनी दिखाई दी थी। वो वहां पर कुछ देर इंतजार करने लगा कि कुछ देर बाद उसके कुत्तों ने एक जगह पर देखकर भौंकना शुरू कर दिया। विनेश का ध्यान भी उस ओर जब गया तो पाया कि वहां पर वही सफेद सी रोशनी आ रही थी। वो सब देखकर विनेश अपनी जगह पर खड़े होकर उस रोशनी के पास आने का इंतजार करने लगा। आसपास काफी ज्यादा सन्नाटा था, जिसकी वजह से उन 4 कुत्तों के भौंकने की आवाज अंधेरे में बुरी तरह से गूंज रही थी। वो सफेद रोशनी धीरे धीरे करके उस ओर आ रही थी। कुत्ते अब भी भौंक रहे थे और विनेश उसे लगातार घूरे जा रहा था कि तभी वो रोशनी एकदम से बढ़ना रुक गई। ये सब विनेश को पता चल चुका था कि अब ये लौटने वाला है, लेकिन आज विनेश कैसे भी करके उस ट्रक को देखना चाहता था, इसलिए वो उस ट्रक की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान उसके 4 कुत्ते भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विनेश ने पाया कि वो रोशनी तेजी से वापस जा रही थी। वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह रोशनी वहां से गायब हो चुकी थी। विनेश को पता था कि वो जो कोई भी है कल दोबारा जरूर आएगा, इसलिए कल वो दोबारा से यहाँ आएगा और जैसे ही वो पास आएगा वो उसे पकड़ लेगा। ये सोचकर विनेश वापस घर की ओर आया। वहां आकर उसने पहले अपने सारे जानवरों को देखा, उन्हें गिना और फिर घर के अंदर आ गया। आज रात विनेश को कोई भी अजीब सी आवाज नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में उठकर खिड़की से बाहर झांक रहा था कि कहीं वो काला साया दोबारा यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो साया आज यहाँ नहीं आया था। अगले दिन शाम के समय ही विनेश ने खाना खाया, कुत्तों को भी खिलाया और फिर अपने कुत्तों को लेकर वापस उस ओर आने लगा जहां से वो सफेद रोशनी आती थी। वहां आकर अब वो रात होने का इंतजार करने लगा और फिर देर रात विनेश ने पाया कि दोबारा से वो सफेद रोशनी वहां की ओर बढ़ रही है। ये देखकर विनेश अपने कुत्तों के साथ तेजी से उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। पास आकर उसने जो देखा उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई, क्योंकि उसने सामने की तरफ ही देखा कि जमीन में से सफेद सी रोशनी निकलकर ऊपर की तरफ आ रही थी। वो नजारा देखकर विनेश को एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा उस ओर देखा तो पाया कि सच में वहां जमीन में से ऊपर निकलते हुए 2 सफेद से गोले बने हुए थे। विनेश हैरानी से उसे देख रहा था कि तभी वो गोले बीच में से खोखले होते हुए एक रिंग का आकार लेने लगे और अब वो रिंग हवा में ही गोल गोल घूमने लगी।
अब तक उसके चारों कुत्ते भी भागते हुए वहां तक आ पहुंचे थे और फिर उन रिंग को देखते ही वो उन पर भौंकने लगे। वो कुत्ते उनके ऊपर देखते हुए लगातार भौंक रहे थे कि अगले ही पल वो रिंग वापस सामान्य होते हुए सफेद रोशनियों में बदल गई और अब वो वापस जमीन में समाने लगी। इस दौरान वो चारों कुत्ते अब भी उसके ऊपर भौंक रहे थे। कुछ ही देर में वह रिंग जमीन में पूरी तरह से गायब हो गई और अब वहां पर दोबारा से माहौल सामान्य हो गया था। विनेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी उसने क्या देखा। वो इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हुए वापस अपने घर की ओर बढ़ गया। वहां आकर उसने दोबारा से अपने जानवर गिने और फिर सोने चला गया। यहां पर विनेश ने ये बात अब तक अपनी पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं थी और ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा सकती थी। इसलिए उसने ये बात अपने तक ही रखने का सोचा। उसी रात विनेश ने दोबारा से बाहर से कोई खटपट की आवाज सुनी। उसने जब उठकर खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि एक काला सा साया उसकी एक गाय को तेजी से रेंगते हुए वहां से लेकर जा रहा था। उसने जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये वही भालू जैसा जीव था जो उस दिन आया था। ये देखकर विनेश काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन यहाँ बात उसके जानवरों की थी, इसलिए उसने अपनी राइफल निकाली और फिर तेजी से उस साए के पास जाने लगा जो कि उसकी गाय को ले जा रहा था। विनेश उसके पीछे भागते भागते उस ओर आने लगा जहां वो अजीब सी रोशनी आती थी। वहां आकर उसने देखा कि आसपास में वही अजीब सी रिंग बनी हुई थी जो कि गोल गोल घूम रही थी और वो भालू जैसा जीव उसकी गाय को लेकर उसी रोशनी में समा चुका था। विनेश ने जैसे तैसे हिम्मत करके उस रोशनी के ऊपर राइफल से 2 गोलियां चलाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी गाय उस सफेद सी आकृति के साथ उस रोशनी के अंदर समा चुकी थी और फिर अगले ही पल वो रोशनी वापस जमीन में समा गई। विनेश काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसका सामना किसी सामान्य चीज से नहीं था और जो चीज ऐसे उसके जानवर लेकर जा सकती है वो उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसकी क्या गारंटी है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि तभी उसे ख्याल आया कि इस पूरे घर के अंदर मोटे मोटे नट बोल्ट और जंजीरें लगी हुई हैं। हो ना हो इस घर के पुराने मालिक के साथ भी यही सब हो रहा होगा और उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही ये नट बोल्ट और जंजीरें लगाई होंगी। और अब विनेश ने भी रात को सोने से पहले वो नट बोल्ट और जंजीरें लगाकर सोने की सोची। अगले दिन विनेश अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया। उसने उन्हें इस बारे में बताया, लेकिन वो लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। विनेश ने उनसे कई बार कहा कि वो इन सब से निपटने में उसकी सहायता करें, लेकिन उन सब ने बहाना बनाकर उसके साथ आने से मना कर दिया। विनेश को अपने परिवार की काफी चिंता सताने लगी थी, इसलिए इस चीज को खुद ही खत्म करने के इरादे से अपनी राइफल और कुत्तों को लेकर उस ओर गया जहां वो रोशनी बनती थी और फिर वो वहां बैठकर उस रोशनी के दोबारा आने का इंतजार करने लगा। यहां विनेश ने सोच लिया था कि आज वो उस अजीब सी चीज से निपट कर ही रहेगा। विनेश वहां पर चहलकदमी करते हुए उस रोशनी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन आज की रात काफी देर तक भी इंतजार करने के बाद भी वो रोशनी नहीं आई तो विनेश वापस घर के अंदर आ गया। उसकी पत्नी, जो कि उसके इस तरह के व्यवहार को नोटिस कर रही थी, आखिरकार उसने उससे इस बारे में पूछ लिया कि आखिर बात क्या है, वह इस तरह से राइफल लेकर बाहर क्यों निकलता है। विनेश बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन यहां उसने सोचा कि अगर उसने तारा को इस बारे में बता दिया तो तारा आगाह रहेगी और बच्चों को भी ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहने देगी। इसलिए उसने तारा को सब बताया कि कैसे यहाँ पर अजीब सी हरकतें हो रही हैं। अब विनेश यह बात इतने दावे के साथ कह रहा था तो तारा को उसकी बात पर भरोसा हो रहा था, इसलिए उसने बोला, यह जगह रहने के लिए मुझे नहीं लगता कि अब सुरक्षित है। मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर आगे क्या हो, नहीं तो वापस गांव ही चलते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि विनेश के पास जितने पैसे थे उनसे उसने यह जगह खरीद ली थी और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वह कोई दूसरी जगह पर घर खरीदे, और यहाँ तक कि उसकी कमाई भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह कहीं किराए की जगह ले पाए।
उन्होंने पाई पाई जोड़कर और गांव की कुछ जमीन बेचकर यह जगह खरीदी थी और अब यहां से जाना उसे सही नहीं लगा। इसलिए उसने कहा, डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। मैंने यहाँ पर यह चारों कुत्ते इसीलिए पाले हैं। ये उस अजीब सी चीज को यहाँ आने नहीं देते और मैं भी रात में सोने से पहले वहां जाकर पहरा देता हूं। सब सही होगा, भरोसा रखो। इस पर तारा कुछ न कह सकी क्योंकि उसे भी पता था कि अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उस वजह से वह कहीं और भी घर नहीं देख सकते थे। इसलिए उसने सोचा कि अब वह ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर ही रहेगी। इस घर से बाहर ना खुद निकलेगी, ना ही बच्चों को निकलने देगी और विनेश भी यही चाहता था। खैर, अगले दिन शाम को खाना खाकर विनेश दोबारा से अपनी राइफल और चारों कुत्तों को लेकर उस ओर गया जहां पर वह सफेद सी रोशनी आती थी। इस दौरान तारा ने घर का दरवाजा अंदर से अच्छे से लगा लिया। वहां आकर विनेश अब उस रोशनी के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 8-9 बजे के आसपास जमीन में से दोबारा से वह सफेद थी रोशनी उभरी और धीरे धीरे करके वह नीचे की ऊपर आने लगी। विनेश इस बार पूरी तरह से तैयार था। वो रोशनी जैसे ही वहां आकर गोल रिंग बनने लगी, विनेश ने उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं उसके कुत्तों ने उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से वो रिंग बनना बंद हो गई और वापस सामान्य होते हुए सफेद रोशनी बनने लगी और फिर अगले ही पल वो वापस जाने लगी। यह देखकर विनेश काफी खुश हुआ कि वो इसे एक बार नाकाम कर चुका था। विनेश को पता था कि शायद ये दोबारा से देर रात में आएंगे, इसलिए उसने आज अपने कुत्तों को वहां पर खुला छोड़ दिया ताकि रात में जब ये चीज वापस आए तो वो उसे भगा दें। उसके बाद विनेश वापस आ गया। वहीं उसके कुत्ते वहीं पर टहलते रहे। आज रात विनेश चैन की नींद सो रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था वो अजीब सी चीज आज के बाद यहां आने से पहले काफी सोचेगी। लेकिन यहां विनेश को ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। अगले दिन सुबह सुबह विनेश आसपास अपने कुत्तों को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसके कुत्तों की उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने उन कुत्तों को अपनी प्रॉपर्टी के आसपास हर जगह देखा, लेकिन उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिए। थक हार कर वो उस जगह गया जहां रात में वह अपने कुत्तों को छोड़कर आया था। वहां जाकर उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जाकर उसने एक जगह पर एक राख का ढेर देखा। विनेश को अच्छे से याद था कि कल उसने यहाँ पर कोई आग नहीं जलाई थी, तो फिर ये राख का ढेर यहाँ कैसे आया? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए विनेश ने पास में मौजूद पेड़ पर से एक टहनी तोड़ी और फिर उससे उस राख के ढेर को हटाकर उसे टटोलने लगा कि आखिर ये किस चीज की राख है। इन्हीं सब के दौरान उसने उस राख के ढेर के अंदर कुछ जली हुई हड्डियां पाई। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी और अब उसने उस राख के ढेर को तेजी से इधर उधर करना शुरू किया तो उसने मेटल के कई टुकड़े भी पाए और वो टुकड़े किसी और चीज के नहीं बल्कि कुत्तों के पट्टे के थे। अब विनेश को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये राख उसके चारों पालतू कुत्तों के अवशेष हैं और यहाँ पर विनेश को अपने परिवार की काफी ज्यादा चिंता सताने लगी थी, क्योंकि जो चीज ऐसे उसके पालतू कुत्तों को राख बना सकती थी तो वो न जाने कितनी खतरनाक हो सकती थी। विनेश वापस घर आया और उसने अब ठान लिया था कि वो इस मुसीबत से निपटकर ही रहेगा और इसलिए वो आज रात राइफल लेकर बाहर बैठा। लेकिन आज की रात वैसी कोई भी घटना नहीं हुई। वहीं उसकी पत्नी तारा बोली, देखिए जी, बहुत हो गया, हम अपना इंतजाम कहीं और देख लेते हैं, लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी मैं सोचूं कि ये इतनी बड़ी जगह उसने हमें इतने सस्ते में क्यों दे दी। विनेश बोला, देखो जो हो गया उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं, हमें बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मैं जाकर यहाँ आसपास का इलाका देखकर सारे खतरे को यहाँ से दूर कर दूंगा। इस पर तारा कुछ न बोल सकी, लेकिन अब उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो यहाँ पर अब और नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बच्चों की जान को खतरा जो था। उसी दिन सुबह सारा काम निपटाकर तारा घर से निकलकर पास वाले गांव में गई ताकि वो अपने परिवार के लिए कोई और घर भले ही किराए का ही सही देख पाए। वो गांव गई और घर ढूंढने लगी।
इसी दौरान उस गांव की कुछ औरतों से उसकी बात हुई तो उनमें से एक औरत ने उससे पूछा कि आखिर वो घर क्यों ढूंढ रही है और अभी वो कहाँ रहती है। तब तारा ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर उनमें से एक औरत बोली, तुम वो पास वाला जो छोटा सा जंगल है उसके पास जो घर है वहां रहती हो? अरे वहां कोई भी नहीं रहता, वो जगह शापित है। तारा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या झूठ। तभी उनमें से एक महिला उससे बोली, अरे तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं है ना, तो भूरा काका से चलकर ही बात कर लो। उन्हें उस जगह के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है और हमारी मानो तो जितना जल्दी हो सके वहां से कहीं और रहने चले जाओ। उसके बाद तारा कुछ न बोलते हुए उन औरतों के साथ भूरा काका के घर पर गई। भूरा काका काफी उम्रदराज आदमी थे। उनकी उम्र 70 से ऊपर की लग रही थी। इसी के साथ ही उनकी आंखों की रोशनी काफी कम थी। उनके पास आकर गांव की औरतों ने उन्हें नमस्कार किया और फिर तारा के साथ हुई सारी घटना बताई। ये सुनकर भूरा काका काकी चिंतित हो गए और वो बोले, बेटी, वो जगह आज से नहीं बहुत साल पहले से शापित है। उस जगह को शाप मिला है कि वहां पर कोई बस नहीं सकता, इसीलिए वहां ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। असल में आज से कई 100 साल पहले उस जगह पर एक छोटा मोटा गांव हुआ करता था। हर गांव की तरह ये गांव भी काफी समृद्ध था। सारे लोग खुशी खुशी साथ में मिलजुल कर रहते थे और उस समय वहां ऐसी कोई घटना भी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ के लोगों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ समय बाद वहां बाहर से कुछ लोग आए। वे लोग तादाद में न सिर्फ इनसे ज्यादा थे बल्कि उनके पास हथियार भी थे। जब वो लोग वहां आए तो उन्होंने पाया कि रहने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं हैं और वो लोग भी ऐसी ही जगह की तलाश में थे। उन लोगों ने ज्यादा समय ना गंवाते हुए वहां ऐलान कर दिया, तुम सभी लोग अभी के अभी ये जगह छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब हम रहेंगे। और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब कोई अपनी जगह ऐसे ही थोड़ी छोड़ देता है। यही उस समय भी हुआ। सब लोगों ने मिलकर उन लोगों को इसके लिए मना कर दिया और इसी के साथ ही उन्हें वहां से जाने के लिए भी कहा। अब चूंकि उन लोगों के पास हथियार भी थे और वो लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ये लोग इतनी आसानी से ये जगह छोड़ने से रहे, इसीलिए इन्हें डराना पड़ेगा। और अब वो लोग मरने मारने को भी तैयार थे। अब वहां पर मारामारी शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि इस गांव के लोगों के पास हथियार नहीं थे और इन लोगों की तादाद भी उनसे कम थी, तो कितनी ही देर उनके सामने वो लोग टिक पाते। जल्दी ही वो लोग हार गए और उस गांव के कई आदमी मारे गए। ये लड़ाई तो यहीं रुक गई, लेकिन इस गांव के लोग अब भी वहां से जाना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने उन मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करवाया और फिर घर आ गए। लेकिन अब तक उन सभी लोगों ने इस पूरे गांव की एक एक ईंट पर अपना कब्जा कर लिया था। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव के लोग बाहर से आए हों और वो लोग यहीं रहते हों। खैर, अपना गांव तो ये लोग अब भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए इन लोगों के बीच ही एडजस्ट करके इन लोगों ने रहने की सोची। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते थे। उनके मन में था कि कहीं किसी दिन ये लोग इन्हें ही यहां से निकालने में कामयाब ना हो जाए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए वो लोग कैसे भी करके उन्हें यहां से निकालना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने वहां के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो लोग उनसे अपने सारे काम करवाते और उनके घरों पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। वो लोग फिर भी जैसे तैसे वहां रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है। उन लोगों ने उन सब की गुलामी को भले ही स्वीकार कर लिया हो, उनके सारे जुल्म भी सह रहे थे। लेकिन अब वो लोग वहां की औरतों और बच्चों को भी परेशान करने लगे थे। आखिर कोई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन सबको उन लोगों ने बहुत मारा और कहा, यहां रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो यहां से चले जाओ। अब जहां तक बात मारपीट और उनकी गुलामी की थी, तब तक तो वो लोग ये सब झेल रहे थे,
लेकिन अब बात औरतों और बच्चों की थी। वो उन लोगों से लड़ तो नहीं सकते थे और वे समझाने पर मान नहीं रहे थे। इसलिए उन सभी गांव वालों ने अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का ही फैसला किया। उन सभी लोगों ने अपना सारा जरूरी सामान बांधा और फिर वहां से जाने लगे। उन सभी लोगों की यहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। वो लोग यहाँ पल्ले बड़े थे, यहाँ उनका घर बार था, इसलिए ये जगह छोड़ने का उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। इसी समय इन सभी लोगों के मन से बद्दुआ निकल रही थी और जाते जाते उन लोगों ने इस जगह को श्राप दिया। अगर हम यहाँ नहीं रह पाए तो यहाँ कभी भी कोई भी नहीं रह पाएगा। ये जगह हमेशा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। इस जगह को ये बद्दुआ देकर वो सारे गांव वाले भारी मन से हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। उनके जाते ही वे सभी लोग खुशी से झूम उठे कि फाइनली वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। गांव के लोगों के श्राप की वजह से वो जगह अब सच में शापित हो चुकी थी और उसी रात जब वे सारे लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, उस गांव के एक हिस्से में सफेद रोशनी बनने लगी। कुछ देर बाद उस सफेद रोशनी ने किसी रिंग का आकार ले लिया और उसमें से कुछ काली सी आकृतियां बाहर आई। वो सारे इस बात से अनजान आराम से सो रहे थे। इस दौरान कई लोग अपने अपने घर के आंगन में भी सो रहे थे कि तभी अचानक वहां पर कई लोगों की चीखों की आवाजें गूंजने लगी। रात के सन्नाटे में वो आवाज सारे लोग अपने अपने घरों से सुन रहे थे। वो सब सुनकर उन लोगों को पहले तो यही लगा कि हो ना हो इस गांव में रहने वाले पहले के लोग ही लौट आए हैं और अब वो छिपकर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन सभी लोगों ने अपने अपने धारदार हथियार उठाए और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गए ही थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक काले से जीव पर पड़ी, जो कि धरती पर 2 पैरों पर चलते हुए उनकी ओर ही आ रहे थे। ऐसा कोई भी जीव उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था, इसलिए कुछ लोग डर के मारे वहीं जड़ हो गए। अगले ही पल उनमें से एक तेजी से चीखा, भागो, ये हमें मार डालेंगे। ये सुनकर जो लोग जड़ हो गए थे उन्होंने हिम्मत बटोरी और फिर वहां से भागकर वापस अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। अब उस समय के घरों के खिड़की दरवाजे तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने ही मजबूत होंगे। वे जीव उनको देखते ही उनके घरों की ओर बढ़ गए और एक ही वार में उन लकड़ी के दरवाजों को तोड़ दिया। घर के अंदर मौजूद शख्स ने हिम्मत करके उस हथियार का वार उस जीव के ऊपर करना चाहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस जीव ने अपने धारीदार पंजे उस शख्स के पेट में घुसेड़ दिए थे। अब वहां पर उन जीवों की संख्या निश्चित थी, ज्यादा से ज्यादा 7-8 ही होंगे, लेकिन वहां पर लगभग 100 से ज्यादा लोग थे। इन्हीं सब के दौरान जब वे भयानक जीव उन लोगों को अपना ग्रास बना रहे थे, बचे खुचे लोग वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो सामान्य इंसानों से तो लड़ सकते थे, लेकिन इन जीवों से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। खैर, गांव के सारे लोग भागते हुए उस हिस्से में आ गए जहां हवा में वो सफेद रिंग गोल गोल घूम रही थी। उसे देखकर वे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें यहाँ पर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी थी और आज अचानक से ये क्या हो रहा था। वो रिंग देखकर उनमें से एक शख्स बोला, लगता है कि उन गांव वालों का श्राप सच में इस जगह को लग गया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर उनमें से एक दूसरा शख्स बोला, लेकिन जाएंगे कहाँ? ऐसी जगह दोबारा मिलेगी भी या नहीं, कह नहीं सकते। वो शख्स दोबारा बोला, अरे कहीं भी रह लेंगे, लेकिन यहां मरने से तो अच्छा है कि यहां से चले जाओ। सब लोगों को ये बात सही लगी और फिर वे सारे उस गांव से बाहर की ओर जाने लगे। इस दौरान एक की नजर जब दोबारा पीछे की ओर गई तो उसने देखा कि कुछ जीव उनके कुछ साथी गांव वालों को लेकर उस रिंग की ओर आ रहे थे। कुछ देर बाद उन सभी जीवों ने उस रिंग के अंदर उन लोगों को डाला और फिर खुद भी उस रिंग के अंदर समा गए। उन सभी के रिंग के अंदर जाते ही वो रिंग सफेद रोशनी में बदलकर जमीन में गायब हो गई। अब वहां से वो जीव जा चुके थे, लेकिन गांव वालों की अब भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे लोग सुबह होने तक गांव से बाहर ही रहे। सुबह होते ही उनमें से एक बोला,
क्या बोलते हो, अब हमें गांव में जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर उनमें से एक बोला, देखा नहीं कि वहां पर क्या चल रहा है? वहां जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। मैं तो बोलता हूं कि कहीं और ही चलते हैं। तभी दूसरा कोई शख्स बोला, देखो हमने रात में खुद उन जीवों को जाते हुए देखा था। मुझे नहीं लगता कि वो अब वहां होंगे, इसलिए एक बार चलकर देखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हमारे साथ नहीं हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे। सभी लोगों को ये बात सही लगी, इसलिए वे सारे वापस डरते हुए गांव के अंदर आने लगे। वो गांव अब बिल्कुल ही ज्यादा शांत था। वहां पर एकदम मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं जगह पर खून के निशान भी थे, जिन्हें देखकर उन सभी लोगों का दिल बैठा जा रहा था। सभी लोगों ने मिलकर गांव के सारे घरों में जाकर देखा। काफी लोगों को एकदम विभत्स तरीके से उन जीवों ने मार डाला था और कुछ लोग गायब थे। उन सभी लोगों को यह पता था कि गायब हुए लोग या तो वहां से भाग चुके थे या वो जीव उन्हें अपने साथ ले गए होंगे, और अगर वो उन जीवों के साथ हैं तो वो जिंदा तो बचने से रहे। खैर, गांव के सभी लोगों ने सारे मृतकों का अंतिम संस्कार करवाया और सोचने लगे कि आखिर आगे क्या करना है। उनमें से एक शख्स कुछ सोचते हुए बोला, यहां पर रहने वाले पहले लोग भी तो यहां रह ही रहे थे, तो हम भी यहां रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह लोग दोबारा आएंगे। दूसरा एक शख्स बोला, मुझे तो लगता है कि इस जगह को उन लोगों का श्राप लग चुका है, इसलिए अब यह जगह हमारे रहने के लायक नहीं रही, इसलिए हमें यहां से चले जाना चाहिए। इस तरह का वाद विवाद बढ़ने लगा और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि उन जीवों की संख्या सीमित है, लेकिन उनसे लड़ पाना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए आज की रात वो यहां पर रहकर देखेंगे। अगर उन्हें लगा कि खतरा है तो वह लोग अगले दिन यहां से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आज की रात अच्छे से निकल गई तो वह लोग यही रहेंगे। सब लोग डरे सहमे अपने अपने घरों के अंदर दुबक कर बैठे हुए थे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि कब वह अजीब से जीव आकर उन्हें मार डाले। इसी तरह डर के साए में रात से सुबह हो गई, लेकिन आज उन्हें इस तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तब उनके लीडर ने कहा, शायद वह जो कुछ भी था महीनों या सालों में एक बार आते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ रह सकते हैं, और एक बार हमें यह पता चल जाए कि वह लोग कब आते हैं तो उस रात को हम इस गांव में नहीं रहेंगे। इससे हम सभी बच जाएंगे और यहाँ पर भी रह सकते हैं। सब लोगों को ये बात सही लगी और फिर वो लोग यहीं रहने लगे। इन सब के कुछ दिन बाद कुछ लोग उस पास के जंगल से लकड़ी लेने गए, लेकिन वहां पर उन्हें उनके गायब गांव वालों के क्षत विक्षत शव मिले। वो सारे लोग लकड़ी छोड़कर उन सभी के शवों को गांव में ले आए। उन सब ने जब उन्हें अच्छे से देखा तो पाया कि उनके शरीरों को बुरी तरह फाड़ा गया था। कौन से शरीर का अंग किसका था ये भी समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर ज्यादा न सोचते हुए उन सभी का अंतिम संस्कार करवाया गया। अब तक शाम हो चुकी थी और सारे लोग अपने अपने घरों में वापस आ चुके थे। खाना खाकर रात होने तक वो सारे लोग सो गए। देर रात दोबारा से वही सफेद सी रोशनी उभरी और फिर देखते ही देखते उसने एक रिंग का आकार ले लिया और फिर उसके अंदर से वैसे ही भयानक जीव निकलकर उस पूरे गांव में फैल गए। रात के सन्नाटे में उन गांव वालों की चीखें गूंज उठी। वह लोग जिनके ऊपर अभी तक भी उन जीवों ने अटैक नहीं किया था, उन लोगों को समझ आ चुका था कि वह मुसीबत दोबारा आ चुकी है। इसलिए वह सभी लोग चुपके से अपने अपने घरों से निकले और गांव से बाहर की तरफ भागे। धीरे धीरे करके गांव के काफी लोग गांव के बाहर उस जगह पर इकट्ठा होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उनके साथ क्या हो रहा है। वे सारे वहां पर सुबह होने का इंतजार करने लगे। इस दौरान गांव के अंदर से लोगों के चीखने की आवाज अब भी आ रही थी। सुबह होते ही सारे लोग गांव के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कई घरों के अंदर लोगों के शव पड़े हुए हैं और कई लोग वहां से गायब हैं। सारे लोग समझ चुके थे कि ये सब दोबारा होता रहेगा, इसलिए उन सब ने यहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। सारे मृतकों का अंतिम संस्कार करवाकर गांव के लोगों ने अपना सामान बांधा और फिर उसी दिन ही वो गांव खाली कर दिया।
उस दिन के बाद से इस जगह पर दोबारा कोई गांव नहीं बसा। बाद में जिसने भी ये जगह खरीदी वो यहाँ पर ज्यादा समय तक रह नहीं पाया। हमारे गांव के कुछ लोग कई बार वहां के जंगल में जाकर सर्दियों के लिए लकड़ी लेकर आए हैं, लेकिन वहां का माहौल उन सभी को बहुत भयानक लगा। ये सब सुनकर तारा काफी ज्यादा घबरा गई और फिर उसे गांव में ही रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा घर भी मिल गया। ये घर पाकर तारा काफी खुश थी कि कम से कम यहाँ उसका परिवार सुरक्षित तो रहेगा। घर आकर उसने वीनेश को सारी बात बताई और उसे ये जगह खाली करके गांव के उस कच्चे मकान में चलने को कहा, लेकिन वीनेश नहीं माना क्योंकि वो इतना बढ़िया पक्का घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वीनेश बोला, देखो बात चाहे जो हो, हम ये घर नहीं छोड़ सकते। अब तुम ही सोचो, इतनी बड़ी जगह है और पूरी हमारी। यहां पर हम पैसा इकट्ठा करके बहुत कुछ बना सकते हैं और बाद में तो मैं इसे एक पिकनिक स्पॉट बनाने की सोच रहा हूं। सोचो कितना मुनाफा होगा हमें। और उन सब के आगे ये छोटी मोटी बातें कुछ मायने नहीं रखती। बस सूरज ढलने के बाद घर के अंदर रहना है। और रही बात हमारे जानवरों की, तो उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ और नुकीला बाड़ा बना दूंगा, इससे शायद वो बच जाए। तारा वीनेश की बात मानना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो अकेले बच्चों को लेकर अलग नहीं रह सकती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वहीं रहे। खैर, अब शाम होते ही ये पूरा परिवार अपने घर के अंदर ही कैद हो जाता, लेकिन उससे पहले वीनेश अपने सभी जानवरों की गिनती करके रखता और फिर सुबह उठकर दोबारा उनकी गिनती करता। इन सब के दौरान वीनेश इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि वो दरवाजों पर लगे वो नट बोल्ट और जंजीरें जरूर लगाता, क्योंकि वो चीज काफी खतरनाक थी। खैर, वीनेश और उसका परिवार ऐसे ही वहां पर रह रहा था। वीनेश के कई जानवर वहां से गायब हो चुके थे और एक एक करके उन सारे जानवरों के क्षत विक्षत शव घर के आसपास से मिलते। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब वीनेश अपने परिवार के साथ आराम से सो रहा था, तब वीनेश को घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आई और वो आवाज सुनकर वीनेश खिड़की के पास आया और खिड़की का पर्दा एक कोने में से हटाकर जो भयानक दृश्य उसने देखा, उसके बाद कुछ समय के लिए तो उसके शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए थे। दरअसल खिड़की से बाहर वीनेश ने देखा कि उसके घर के ठीक बाहर बहुत से वैसे ही काले जीव घूम रहे थे और वो सारे वहां वीनेश के बाड़े में मौजूद जानवरों को बुरी तरह फाड़ रहे थे। अब वीनेश को पता चल चुका था कि यहाँ पर रहना नामुमकिन है, इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी ये प्रॉपर्टी सेल पर डाल दी। लेकिन यहाँ पर उसने उसके साथ सारी डिटेल दी थी कि यहाँ पर क्या क्या अजीब सी गतिविधि होती है, और फिर अपने परिवार के साथ उस गांव में उस कच्चे घर में शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर उन लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ पर वीनेश बिना किसी को बताए ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर आकर वो सब झेले जो वो और उसका परिवार झेल रहा है। अगर कोई ये प्रॉपर्टी फिर भी लेना चाहता है तो अपने रिस्क पर ले। अब ये सब जानने के बाद जो भी लोग इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे वो अपने आप ही पीछे हट गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ये प्रॉपर्टी लेकर मुसीबत मोल क्यों लेता। ये जगह आज भी वैसी ही वीरान पड़ी है और आज भी लोग यहाँ शाम के बाद आने से कतराते हैं। लेकिन आज तक यह समझ में नहीं आया है कि उस जगह पर आखिर वो कौन सी चीज है जो समय समय पर अपना प्रकोप दिखाती है। देखो, मुझे तो ये पूरी स्टोरी जानने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चीज क्या हो सकती है। लेकिन कई बार हम साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बताया जाता है कि कुछ स्किन वॉकर्स या कुछ परग्रही जीव हमारी धरती पर आ सकते हैं। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश वो जगह है जहां हिमालय से टच में है और गुफाएं, पहाड़ न जाने ऐसी बाकी कई अनएक्सप्लोरर चीजें हैं जो अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, तो उनमें से ही कुछ ऐसा रास्ता खुलता हो जहां से वो दूसरी दुनिया आती है। और स्टोरी में भी हमने देखा है कि वो चीज जब धरती से निकल कर आती है, फिर आसमान में झूलती है और फिर वापस धरती में ही वापस समा जाती है, तो इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो भी चीज है उस धरती में से एक नया पोर्टल खुलता है और फिर उसी में वापस समा जाती है। अब देखो, ये जो पूरी स्टोरी है आज से 50 से 60 साल पहले की है।
आज के समय में वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि उस गांव में अब कोई रहता ही नहीं है। वो एक तरह से जंगल बन चुका है। और फिर जैसे जैसे बातें पुरानी होती जाती है, लोग उस घटना को एक कहानी मानने लग जाते हैं। और फिर उस कहानी को मानते मानते ही और समय बीतता जाता है, तब लोग उसको बच्चों की काल्पनिक कहानी बताकर टाल देते हैं। खैर, वो चीज़ जो भी हो, लेकिन कुछ तो अननेचुरल थी। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा, सभी साथी स्टोर तो आखिर तक सुने ही रहे होंगे, तो जिन साथियों ने भी अंत तक स्टोरी सुनी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और वो अपना नाम हमें कमेंट में ज़रूर लिखे ताकि अगली स्टोरी में उनका नाम लिया जा सके। तो चलिए अब कुछ साथियों का नाम ले लेते हैं। प्रवीण, उत्तर प्रदेश। अजय रॉय, शुभेंदु सिन्हा, असम। श्याम मोहन मिश्र, रायबरेली। संतोष गोरखा, नेपाल। नीरज यादव, छत्तीसगढ़। राहुल सिंह, बंबई। रिजवान खान। समीर निषाद, यूपी, बनारस। पूजा, दिल्ली। छवि सिंह, जयपुर। चलिए, सभी का एक बार फिर से थैंक यू। और इस स्टोरी में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए, मिलता हूं आपसे जल्दी एक और अगली स्टोरी पर।